प्राची ने हंसी ठिठोली के बाद निखिल से पूछा, आप लोग को पता है कि सलोनी मैम कहाँ है? जवाब आया, नहीं तो। ओके, इतना कह के प्राची आगे बढ़ी और स्टाफ रूम में जाकर सलोनी मिस से मिलने लगी। मिस सलोनी, मैंने मैनेजमेंट और एमडी से बात करने के लिए मेल किया था। 3 दिन बाद कल एमडी का मेल आया था। उन्होंने इतना तो नहीं कहा कि वो इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, बट हाँ, मगर हम गलत साबित हुए तो कार्रवाई आप पर नहीं मुझ पर होगी। पर प्राची, ये तुम्हारे लिए भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना? बात तुम्हारी या मेरी नहीं है, बात हमारी है। मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक बात बताइए, मैं भी 2 दिन कॉलेज नहीं आई तो क्या कुछ हुआ है? कॉलेज में विक्रम सर ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? विक्रम सर ने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया। या पर हाँ, मेरे सुनने में आया है कि शीला पाठक गायब नहीं हुई है, उसका मर्डर हुआ है और इस मर्डर के पीछे विक्रम का हाथ है। ये सुनकर प्राची के हाथ से फाइल नीचे गिर गई और वो अपने दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए बोली कि क्या आप श्योर हैं? मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मैंने कल विक्रम सर को किसी से बात करते हुए सुना था। वो फोन पर कह रहा था कि शीला पाठक की मौत की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब इन सब के पीछे वो ही है। वो काफी चालाक और बदतमीज आदमी है। वो किसी की भी जान ले सकता है। कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो? मैम, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। प्लीज आप जल्दी से इस एप्लीकेशन पर साइन कर दीजिए। मैं एप्लीकेशन लेकर आई हूँ। इतना कहकर प्राची ने नीचे गिरी हुई फाइल को उठाया और एक एक करके पन्ना वापस लगाकर टेबल पर रख दिया। मिस सलोनी ने फाइल का हर पन्ना खोलकर उस पर साइन कर दिया। प्राची फाइल लेकर आगे बढ़ने लगी, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी तो देखा सामने से विक्रम पाटीदार खड़ा था। प्राची को देखकर विक्रम पाटीदार बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे खिलाफ कंप्लेन कर पाओगी? तुम कुछ नहीं कर सकती। प्राची, तुम जो एप्लीकेशन लिए घूम रही हो ना, उस एप्लीकेशन की ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। और ज्यादा शौक है ना एप्लीकेशन देने का, तो जाओ बिना ओरिजिनल एप्लीकेशन के सबमिट करके आओ। तुम्हें ओरिजिनल कॉपी से क्या लेना देना? इतना कहकर विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज पूरे स्टाफ रूम में गूंजने लगी। प्राची विक्रम की बात सुनकर अंधेरी अंदर डर जरूर गई थी, लेकिन वो सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर विक्रम ने उसकी कमजोरी भांप ली तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया, आप टेंशन मत लीजिए सर, हम दूसरी सबमिट कर देंगे। और इतना कहकर प्राची वहां से चली गई। आज कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। कॉलेज के हर बच्चे ने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था, खासकर हमारी मधु ने। वो तो अब कब से इंतजार में थी कि एनुअल फंक्शन आ जाए। आखिर एनुअल फंक्शन में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जो जीतनी थी। एनुअल फंक्शन में टॉप 10 परफॉर्मेंस में से एक कोई परफॉर्मर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीतेगा। आज सारे बच्चों ने खुद को काफी अच्छे से तैयार कर रखा था। कॉलेज की हर एक लड़की बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। इस बार एनुअल फंक्शन की थीम ट्रेडिशनल रखी गई थी, इसीलिए सारी लड़कियां लहंगा पहन कर आई हुई थी। मधु ने भी लहंगा पहना हुआ था और निखिल ने कुर्ता पैजामा। इनकी परफॉर्मेंस नंबर 4 पर थी। कॉलेज की ग्राउंड में स्टेज बना हुआ था। स्टेज के दाईं तरफ मैनेजमेंट बैठा था और बाईं तरफ एमडी और मिस सलोनी, विक्रम और प्राची व आयशा। सारे डांस के बाद मधु और निखिल की डांस की बारी आई। मधु ने डोला रे डोला गाने में ठुमके लगाए। उनके डांस ने वहां मौजूद सभी को ठुमके लगाने पर मजबूर कर दिया। हर एक परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक थी। सारी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अब रिजल्ट डिक्लेयर होना था। एमडी रिजल्ट डिक्लेयर करने स्टेज पर आया। उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया कि आज इस फंक्शन के विजेता है, आप गेस कीजिए कौन होगा। चलिए मैं बताती हूँ। उन्होंने बोला, आज इस फंक्शन के विजेता है मधु और निखिल। विजेता के तौर पर अपना नाम सुनकर मधु फूले नहीं समा रही थी। स्टेज पर आकर उसने ट्रॉफी ली और थैंक यू बोला।
आज वो इतनी खुश थी कि उसे भी नहीं पता था कि वो ये खुशी किसके साथ बांटे। उसने ट्रॉफी लेने के बाद निखिल को हग किया और फिर प्राची को हग करके थैंक यू कहा। मधु की खुशी बहुत गहरी थी। पूरे 15 दिन की मेहनत के बाद एनुअल फंक्शन जो हुआ था, तो ट्रॉफी के साथ साथ मधु को स्कॉलरशिप भी मिली थी कॉलेज की तरफ से, जिससे वे आगे पढ़ाई भी कर सकती थी। अब उसे जॉब की जरूरत नहीं थी। वो आज काफी खुश थी। रूम पर आते ही मधु ने निखिल और प्राची के साथ जीत का जश्न मनाया। मधु ने केक काटा और फिर सबने मिलकर पार्टी की। इस ट्रॉफी के बाद से मधु के भाव आसमान पर पहुंच गए थे, पर प्राची इन सब चीजों की काफी दूर थी। उसका सपना था कि वो सच और इंसाफ के लिए लड़े, और आज इसीलिए वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाली थी। वो जानती थी कि विक्रम पाटीदार के खिलाफ जाने से उसकी जान पर बल आ सकती है, पर सच कहने से वो कभी नहीं डरती थी। उसे था तो केवल और केवल सच्चाई के लिए लड़ना। ये सोचकर उसने एमडी को दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करी। हालांकि जब 8 दिन के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये देखकर प्राची अंदर ही अंदर टूटने सी लगी थी। उसे कैसे भी करके शीला पाठक को इंसाफ दिलाना था और विक्रम को सलाखों के पीछे भेजना था। उसके पास एमडी से डायरेक्ट बात करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ये सोचकर वो एमडी से मिलने उसके घर पर गई। एमडी का घर चौरसिया रोड पर था। हालांकि प्राची ने एमडी के घर का एड्रेस कॉलेज की डॉक्यूमेंट फाइल से निकाला था। एमडी का घर घर कहने लायक तो नहीं था। वो तो एक बहुत आलीशान बंगला था। गेट के पास काफी सिक्योरिटी लगी थी। ये देखकर एक पल के लिए प्राची की हिम्मत तो टूटी कि शायद सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देगी, लेकिन आज उसका हौसला इतना बुलंद था कि कोई भी तूफान उसे डरा नहीं सकता था। सिक्योरिटी के पास जाकर वो बोली, मैं एमडी सर से मिल सकती हूँ क्या? ये सुनकर एक सिक्योरिटी दूसरे सिक्योरिटी की ओर देखकर बोला, वो भी यहाँ नहीं है। प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, मेरा उनसे मिलना काफी जरूरी है। इतना कहकर प्राची चुप हो गई। ये सुनकर सिक्योरिटी जो आसपास खड़े थे, उन्होंने आपस में कुछ बात की और फिर उसकी तरफ देखकर बोले, ठीक है, आप अंदर चले जाइए, पर अंदर जाकर आपको एमडी से डांट पड़ेगी या एमडी आप पर चिल्लाता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर प्राची उस बंगले की ओर बढ़ी। 5 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक दालान बनी थी और दालान के अंदर एंटर करके एक बहुत बड़ा गेट था जो पहले से खुला हुआ था। ये देखकर प्राची ने अंदर कदम रखा तो सामने एक व्हील चेयर पर 90 साल की औरत बैठी हुई थी, जिसने अपने बदन पर सफेद साड़ी पहन रखी थी। उन्हें देखते ही प्राची समझ गई कि ये विधवा है। अंदर कदम रखते ही प्राची ने देखा कि वो बूढ़ी औरत अपनी व्हील चेयर से झुककर कुछ उठाने की कोशिश कर रही है। ये देखकर प्राची ने नीचे की ओर नजरें झुकाई तो अगले एपिसोड में कि वो अपना चश्मा उठाने की कोशिश कर रही हैं, जो वो उठा नहीं पा रही हैं, और उनके आसपास भी कोई नौकर या इंसान नहीं है जो उनकी मदद कर सके। तो प्राची जल्द से जल्द बढ़ी और उनका चश्मा उठाकर उनके हाथ में दे दिया। अपने हाथों से चश्मा लगाकर वो प्राची के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरी बेटी। उनका स्पर्श पाते ही प्राची सचमुच एकदम खिल उठी। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आज बरसों बाद उसे किसी ने आशीर्वाद जो दिया था, उन्हें देखकर प्राची को अपनी दादी की याद आ गई। उसकी दादी भी उसे यूं ही प्यार करती थी। शुरू से ही वो अपनी दादी के साथ रही थी। मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से मम्मी ज्यादातर मामा के यहाँ रहती थी और हमेशा से वो अपनी दादी के पास थी। प्राची की दादी को खत्म हुए 8 साल हो गए थे और आज 8 साल बाद किसी का स्पर्श और आशीर्वाद पाना उसके लिए बहुत बहुत कीमती था। वो उनका आशीर्वाद पाकर उठी और सोफे पर बैठ गई। इतने में वहां एक सर्वेंट आया। उसे देखते ही प्राची बोली, आप प्लीज एमडी सर से बोल दीजिए कि मैं उनसे मिलने आई हूँ। एमडी सर अभी आराम कर रहे हैं, ऐसा सामने से जवाब आया। अगले एपिसोड में आगे की बातें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर से जरूर दीजिए कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड।